वेलकम बैक टू नो एंड ग्रो एवरी डे। और अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं दैट इज फ्रॉम माय अदर चैनल चाय नाश्तो विद HNK, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स विद हिज परमिशन ऑफ कोर्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू गिव यू 3 डिस्क्लेमर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हियर। नंबर 1 डिस्क्लेमर, ये वीडियो को देखने के बाद यू कैन यूज दिस वीडियो एज ए स्मॉल ब्लूप्रिंट कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या सोचना जरूरी है, क्या क्या प्लान करना जरूरी है इन योर हेड एंड क्या क्या डिसीजंस लेने जरूरी है इन योर हेड फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। When you're taking a decision like investment तो आपको काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती है, so you can use this as a blueprint कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी for the present and for the future. Number 2, इस प्लान को Ctrl+C Ctrl+V यानी कॉपी पेस्ट प्लीज मत करना अपनी लाइफ में, बिकॉज हर किसी इंसान की सिचुएशन अलग होती है और उसकी नीड्स, गोल्स एंड प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट प्लान भी चेंज होता है। सो एवरी इन्वेस्टमेंट प्लान दैट वी मेक इज कस्टम मेड, कस्टम टेलर्ड। हमको ऐसा समझो हम दर्जी हैं जो कि आपका फाइनेंशियल प्लान आपको बना के कस्टमाइज आपको दे रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी मार्केट में प्लान Ctrl+C Ctrl+V अपनी लाइफ में ना करें, बिकॉज what is good for person A may not be good for person B. So you have to be very careful about that. And the third and the final disclaimer is कि जितना ज्यादा important है एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही ज्यादा important है उस इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू एंड मॉनिटर करते रहना। बिकॉज फाइनेंस की दुनिया इतनी ज्यादा डायनामिक है, यहाँ पे डेली बेसिस पे चीजें और सिनेरियोज बदलते हैं। सो योर प्लान एज वेल कैन नॉट बी रिजिड, इट हैज टू बी डायनामिक, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहे, वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए जिसके लिए काम आएगा आपके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करता रहेगा एंड आपको टाइम टू टाइम करेक्ट एडवाइस देता रहेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हायर अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर और एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बिकॉज बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिकॉज सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है वो चीज तो वो आपको बताएगा ही बताएगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यूअली मॉनिटर भी कर पाएगा। सो इफ देयर इज एनी चेंज ही विल इन्फॉर्म यू इन अ टाइमली मैनर सो दैट आपका नुकसान ना हो। पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई साहब, और वो पैसे का नुकसान जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा। So without further ado, I will start that video. I hope you learned something from it and I'll see you right again at the end. Adios. By the way, by the end of this podcast हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट और जलेबी में क्या सिमिलैरिटी होती है। So make sure that you stay tuned in. Interesting and analogy. हाँ भाई, मैं आदमी ऐसा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूँ मैं। Very nice. But anyway, getting back to the question. So the question was from a 25-year-old guy जो एक बैंक में काम करता है from the past 3 years. Okay. And he basically wanted to know कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे फाइनेंसेस कैसे प्लान करूँ, मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं, how should I go about planning all of those things. So for more effective planning, we had to ask him a couple of questions. We had to ask him a couple of details. Okay. So we'll start directly with his question and we obviously took permission from him. We won't reveal his name, लेकिन हमने उनसे permission ली थी कि can we make a video or podcast on his question so that even other people know कि भाई हमारे पास blueprint क्या है, हमें क्या क्या steps लेने चाहिए before we start planning or while we are planning and stuff like that. Yeah, एक झलक देंगे हम आपको customized financial plan की. Correct. So I hope you stay tuned until the end. Please make sure you listen till the end because half knowledge is more dangerous than no knowledge. So let's begin with his example. So the first question that I asked him was कि आपकी salary कितनी है? Salary थी वो भाई साहब की 65,000 rupees per month. Correct. And currently क्या उनके सर पे कोई लोन या कोई obligations है? Actually he owns a car जो उन्होंने लोन पे ली है, तो उसका EMI 6,000 का आता है। Okay. And कितने साल के लिए है ये लोन उनके सर पे? 5 years, 5 साल की लोन है। Okay, got it. And currently does he live in his own property या फिर वो रेंट पे रहता है? No, actually वो रेंट पे रहते हैं। Okay, and what's his rent? अपार्टमेंट का रेंट है 20,000 rupees। Okay. Got it. Yeah. So and does he have any kind of savings जो उन्होंने अब तक करी है FD में, savings account में? 3 साल से वो जो काम कर रहे हैं, he is able to save around 2,50,000 rupees. The number is around that. Okay. जो उन्होंने FD करके रखी है. Okay, got it. So from what the details that we got was उनकी जो total savings हो रही है after all of this expenses, यानी कि उनका कार का लोन, उनका जो रेंट है. Oh, by the way, उनके household expenses भी मैंने उनको पूछे थे. Yes. He said around 14,000 rupees
का उनका हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है जिसमें चाय का खर्चा, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ये So सब maid, electricity, approximately सब कुछ इसमें आ गया, correct? yes, इतना आ जाता है. Okay. So from the details that I am getting from this person, हमारे हिसाब से जो उनका टोटल सेविंग्स हो रहा है वो 25,000 के आसपास हो रहा है. Yes. Right? True. 25,000 और हाँ. इसमें हम उनकी इनकम में कुछ एडिशनल गिन नहीं रहे, मतलब जो उनके इंसेंटिव्स है, बोनसेस है, ऑल ऑफ दैट हम इसमें नहीं गिन रहे बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि वो जो सारा खर्चा है, जो एक्स्ट्रा इनकम उनकी हो रही है, ऑल ऑफ दैट विल गो इनटू हिज हॉलीडेज, हिज लग्जरी परचेजेस, राइट, फैमिली एक्सपेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट. तो ऑब्वियसली हम वो कंसीडर नहीं कर रहे कि वो इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. एंड ना ही हम ये ज्यादा कंसिडर करेंगे कि भाई उनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और समथिंग लाइक दैट. हम एक बेसिक कैलकुलेशन ही लेके चलेंगे इस केस में. ओके, सो 25,000 इज व्हाट ही इज सेविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Yes, at this point of time. अब इसमें से अगर उनको अपनी प्लानिंग चालू करनी है तो व्हाट शुड बी हिज स्ट्रेटजी राइट नाउ? इन्वेस्टमेंट्स चालू करने से पहले देयर आर 3 very important things which has to be considered. Okay. So the first would be emergency fund. Now we would actually suggest कि emergency fund should be for 6 to 8 months. Exactly. कि महीने का हमारा जितना खर्चा है, जितना रेंट पे करते हैं, सब कुछ कंसिडर करो. 6 महीने से 8 महीने तक का उतना पैसा बैंक में रखो या बैंक एफडी में रखो, विच इज हाईली लिक्विड. नाउ दिस इज कंसिडरिंग कि ऐसा कोरोना वाले टाइम पे जब लॉकडाउन था, इट वुड हेल्प आउट. सो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए. बेसिकली मैं 12 महीने का रखता हूँ, बट 6 to 8 months is ideal. So in case at any point of time अगर आपकी इनकम जीरो भी हो जाती है तो 1 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं. आपका रेंट रहेगा, आपकी EMIs रहेगी, you can take care of yourself and live in a house for that time period while you figure something out. Okay? So the second thing जिस चीज की आपको ध्यान रखनी है is a mediclaim cover. Because medical expenses भाई साहब आज हॉस्पिटल में कदम भी रखो तो लाख रुपए का बिल बन जा रहा है. बिल्स देखे कोरोना पेशेंट्स के बिल्स देखे. एग्जैक्टली. सो फ्रॉम व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट यू वर्क इन अ बैंक और आपके पे स्केल के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख का कवर बैंक्स ही प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को. यूजुअली दैट हैपेंस. हाँ, तो अब आपको उसके ऊपर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है. 5 लाख इज रीजनेबली गुडिश इनफ अमाउंट फॉर यू टू हैव अ मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ. एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज अ टर्म प्लान. एग्जैक्टली. अब ये इसलिए हम रखते हैं so that because you're a family man, we asked him about it and he currently just stays with his wife and he has his parents and abhi he does not have any kids as of right now. लेकिन he is the sole earning person in the family. तो अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो उनकी इनकम पे जो भी डिपेंडेंट है वो लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा. नहीं, that's true. Actually financial replacement होना चाहिए. Because that takes care of a lot of things. Yeah. So in case you're not there tomorrow, आपको कुछ अगर हो जाता है, स्पेशली अभी टाइम वैसे ही खराब चल रहा है, तो अगर आपको कुछ हो जाता है उस टाइम पे तो एटलीस्ट आपका परिवार विल बी टेकन केयर ऑफ फाइनेंशियली. आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आपकी जो इनकम थी जिसके ऊपर आपकी फैमिली सस्टेन कर रही है वो रिप्लेस हो जाएगी एंड योर फैमिली विल बी ओके in that case as well. So once he takes care of all of these things, उसके बाद उनकी strategy क्या होनी चाहिए? उसके बाद actually he's a 25-year-old guy. Correct. So he can pretty much take exposure in equity. You know, around 75% of his total savings. Correct. Can be invested in an equity market. Okay. Let's say equity से मेरा मतलब है कि he is full time employed with bank, तो अपना पोर्टफोलियो का ख्याल नहीं रख सकते. So what I mean is mutual fund. Okay. 75% वो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, 25% ही कैन इन्वेस्ट इन डेट एंड गोल्ड मार्केट. बाय गोल्ड आई मीन गोल्ड ETF. सो बेसिकली उनको डाइवर्सिफिकेशन मिल जा रहा है कि उनका टोटल जो सेविंग्स है, ओके, सो 25,000 उनकी मंथली सेविंग्स हो रही है एज ऑफ राइट नाउ, नॉट काउंटिंग एनी बोनसेस या फिर कमीशंस और इंसेंटिव्स और व्हाटएवर. सो 25,000 में से भी हमने उनको बोला कि तुम सिर्फ 18,000 इन्वेस्ट करो. 7,000 पर मंथ जो तुम्हारे हाथ में बचता है, यू कैन कीप दैट फॉर एनी इमरजेंसी एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस, या फिर कोई भी छुटक मुटक खर्चा आ जाता है और अगर खर्चा नहीं आता है तो वो सीधा FD में ट्रांसफर करो और उसको अपने लग्जरी एक्सपेंसेस में आप अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं. राइट. सो उस 18,000 का 75% टर्न्स आउट टू बी 13,500. सो एक्चुअली तो 13,500 के हम 3 हिस्से करेंगे. ओके. 4,500 रुपीज का हम डालेंगे SIP इन लार्ज कैप फंड. ओके. 4,500 जो दूसरा हिस्सा है उसका हम डालेंगे मिड एंड स्मॉल कैप फंड में. ओके. एंड द रिमेनिंग 4,500 विल पुट इट इन अ बैलेंस्ड फंड.
Okay. तो 3 उनकी SIP चालू हो जाएगी एंड उससे उनको काफी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाएगा. ओके, सो अभी वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग कि हमने उनके सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करवा दिया है. जी. बाकी जो उनका 4,500 बचता है वो उन्हें इन्वेस्ट करना होगा डेट में और गोल्ड ETFs में, ताकि उनको एक बेसिक लेवल की सेफ्टी भी मिल जाए. तो 2,250 इन डेट फंड्स एंड 2,250 इन गोल्ड ETFs में वो एक बेसिक SIP अपनी शुरू कर सकते हैं. Yes, नाउ yes. यू ऑल्सो टोल्ड मी कि भाई उनका आगे फ्यूचर में गोल है कि वो घर खरीदना चाहते हैं. करेक्ट? राइट. एंड एक और गोल था कि रिटायरमेंट के टाइम पे ही वांट्स जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी है, ही कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिटायरमेंट के टाइम पे. करेक्ट. सो दैट्स अ गुड, Two वेरी goals. गुड आइडिया दैट ही इज स्टार्टिंग राइट नाउ, बिकॉज जितना जल्दी वो शुरू करते हैं वो उतना ही ज्यादा चांसेस बना लेते हैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, इवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. या कम पैसे इन्वेस्ट करके, बिकॉज टाइम ज्यादा है. Yeah. कम पैसे So इन्वेस्ट the करके power he of can reach there. the power of compounding will take care of his investments, right? That's true. और कौन सी एज पे रिटायर होना था उनको? उन्हें रिटायर होना है एट द एज ऑफ 55. 55. Yeah. Yeah. So he Right. has like 30 साल है भाई साहब के पास Yeah. फंड जमा करने के लिए, Yes. रिटायर होने के लिए और घर भी बाय करने के लिए. So he's not in a rush. उसको ऐसा नहीं है कि उसको घर कल के कल ही बाय करना है. Okay. He wants कि properly plan करके how can he buy the house, Yeah. जिससे उन पे ज्यादा प्रेशर भी ना आए. Correct. उनकी EMIs भी अगर आ जाती है तो EMI भी उतनी ज्यादा ना हो कि उनको उनकी इनकम को या सेविंग्स को हर्ट करे. ओके. So how do we do that? सो उसकी प्लानिंग बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं. सो करंटली उनका रेंट है 20,000 रुपीज. Yeah. अब हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं 20 साल आगे. सो राइट नाउ आफ्टर 20 इयर्स हिज एज विल बी 45 के वो हो जाएंगे. Yeah. तो उस टाइम पे करंटली जो रेंट के इंक्रीमेंट का रेट है वो 5 to 7% के बीच में आता है. दैट्स ट्रू. एक्चुअली Right? मैं भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ. Correct. 7% से मेरा रेंट एवरी ईयर बढ़ता है. ओके. सो अभी 20,000 अगर उनका रेंट है तो 20 साल बाद वही रेंट अप्रोक्सीमेटली 70 to 75,000 के आसपास तो भाई साहब बैठ ही जाएगा. दैट इज राइट? या करेक्ट. सो एट द एज ऑफ 45 उनके लिए बहुत ही ज्यादा अनफीजिबल हो जाएगा कि भाई हम रेंट में इतना ज्यादा पैसा भरे. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कि आपने जो इक्विटी फंड्स में आपकी SIP करी थी, दैट वाज 13,500, 75% ऑफ योर सेविंग्स जो आप SIP कर रहे थे, Yeah. उससे आपका जो कॉर्पस बनेगा, करंटली मैं SIP के रेट ऑफ रिटर्न 10% CAGR पकड़ रहा हूँ, यानी 10% आपको सालाना मिलेगा. उस हिसाब से 75% जो 13,500 उन्होंने SIP करी थी, वो हिसाब से एट द एज ऑफ 45 सिर्फ और सिर्फ वो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट से आपके हाथ में आ जाएगा 1,27,00,000 के आसपास का अमाउंट. ट्रू. ओके. ट्रू. 1,27,00,000 आ एज जाएगा. ऑफ 45 उनका सिर्फ इक्विटी का कॉर्पस 1,27,00,000. 1,27,00,000 और के अभी पास हमने होगा. डेट और गोल्ड का तो इसमें गिना ही नहीं है. Yeah, yeah. सो व्हेन ही इज 45 व्हाट ही कैन डू इज कि वो इस इक्विटी में से थोड़ा पैसा निकाल के, सेविंग्स में से थोड़ा पैसा निकाल के एक घर ले सकते हैं, उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं. नाउ व्हाट ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट, उनको ध्यान ये रखना है कि वो इतना पैसा निकाले अपनी सेविंग्स में से कि मिनिमम 50% डाउन पेमेंट कर पाए वो अपने घर के कॉस्ट की. ट्रू. दैट Right? वे Yeah. उनकी EMI की अमाउंट कम आएगी. सो फ्रॉम माई कैलकुलेशन अभी अगर कोई 60 लाख रुपीस का अपार्टमेंट है, Yeah. तो 20 साल बाद उस अपार्टमेंट की वैल्यू करीबन 1,90,00,000 के आसपास हो जाएगी. True. कंसिडरिंग द इंक्रीमेंट इन द रियल एस्टेट. और ये बंगलो या लैंड नहीं है, एक अपार्टमेंट ही लेना चाहते हैं, एक बेसिक 3 BHK अपार्टमेंट. सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,90,00,000 रुपए. जी. इनके पास अभी इक्विटी की सेविंग्स है 1,27,00,000. अब हम नहीं कहते सारा पैसा इसमें से निकाल दो, इसमें से 1 करोड़ उठा लो सेविंग्स में से ठीक और है. 50% डाउन पेमेंट कर दो, तो ठीक है. बचे 90 लाख रुपए आप लोन पे ले सकते हैं 30 साल के. नाउ द रेट ऑफ लोन्स अभी जो चल रहा है 6.9% के अभी आसपास चल रहा है. 6.9 यू आर राइट. अभी Right? 6.9 इज द लेटेस्ट. ये आज की बात कर रहा हूँ. 6.9% मिल रहा है द लीस्ट. सो फ्यूचर में इससे कम ही होगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कीप ऑन फॉलिंग. या एग्जैक्टली. इंडिया Yeah. जैसे प्रोग्रेस करता जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होते होते जाएंगे. सो राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5 to 5.5% के आसपास Yeah. उनका लोन का रेट होगा. Yeah. उस हिसाब से उनकी जो EMI बैठेगी वो बैठेगी 51,000 रुपीज के आसपास. ठीक सो है? इन दैट वे उनका रेंट आ रहा था अराउंड 71 to 75,000 Yeah. और EMI विल बी सेट एट 51,000. 51,000. सो दैट वे 20,000 रुपए
बच जाते हैं आराम से बच जाते हैं, उतना उनको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 45, बिकॉज उनने डिलिजेंटली सारी सेविंग करी है, SIPs करी है, वो ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि उनको रेंट का इतना हाई अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर एबल टू पे 50% और मोर ऑफ द डाउन पेमेंट, तो उस टाइम पे इट मेक्स मच मोर सेंस कि आप रेंट पे ना रह के अपने खुद के घर में रहे और उसके ऊपर लोन लेके EMI भरते रहे. Because EMI will be much less than the rent. Correct? और डाउन पेमेंट ज्यादा करना है, इसलिए हमने टाइम पीरियड ज्यादा लिया है, क्योंकि ज्यादा लोन आ जाएगी तो वो लोन विल बी वेरी बिग लायबिलिटी, और उनके जो मंथली इनकम है और सेविंग्स जो उनकी है, इट विल हैम्पर दैट. दैट इज द रीजन 45 इयर्स पे वी आर कंसिडरिंग कि वो घर ले लेंगे, एंड ही इज फाइन विद दैट. हमने उससे बात की थी, ही इज फाइन विद दैट कि हाँ 45 इयर्स की एज में he wants to buy a house, तब तक ले लेंगे. And because we also are considering कि भाई every year उनकी इनकम भी 7 to 10% के आसपास जो नॉर्मल कॉर्पोरेट इंक्रीमेंट रेट होता है जो कंपनीज देती है, वो हिसाब से he'll be comfortable to be able to pay that EMI as well. Exactly. हम वो एक्चुअली जो हम SIPs हमने जो अभी 18,000 की टोटल बताई, हम जो उनके इनकम में जो इंक्रीमेंट्स आएंगे, हमने वो कंसिडर किया ही नहीं है कि उसमें वो बढ़ा रहे. सो दैट मीन्स कि जो भी उनके पास पैसा आ रहा है, ही हैज द ऑप्शन कि वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं या और अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, और वट एवर ही वांट्स टू डू विद इट. एग्जैक्टली. सो डिपेंडिंग ऑन हिज सिचुएशन हम एवरी 2 to 3 years एक कॉल लेते रहेंगे कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या नहीं. बट राइट नाउ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हमने उसको इक्वल ही रखा है कि भाई 18,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, और 45 साल की उम्र में भी ये 18,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. वही कंटिन्यू, राइट. सो अब इनने 1 करोड़ की डाउन पेमेंट कर दी, तो इनके पास इक्विटी की सेविंग्स में बच गए 27 लाख. इक्विटी और अभी तक हमने भाई साहब डेट और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट थी उसको तो टच ही नहीं किया है. राइट. तो उसका टोटल कितना आ जाएगा? उसका टोटल आ जाएगा अराउंड 26 लाख, क्योंकि डेट एंड गोल्ड का हमने रेट ऑफ रिटर्न 8% पकड़ा, विच इज अ वेरी डुएबल रेट ऑफ रिटर्न. गोल्ड ने पिछले 10 सालों में अप्रोक्सीमेटली 10 से 11% का इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो हम 8% पकड़ के चल रहे हैं. तो 27 लाख इनके बच गए इक्विटी की सेविंग्स में से, और 26 लाख बच गए इनकी डेट एंड गोल्ड की सेविंग. तो टोटल उनका 53 लाख हुआ के आसपास, which is still in the market, still invested. Now even though is 45, वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे बंद नहीं कर रहे हैं. he will continue investing. Now we have a feeling कि 45 की एज में उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा होगी, बट हम लोग अभी भी 18,000 ही लेके कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड नाउ दैट हिज एज हैज इंक्रीज्ड, उनका जो रिस्क कैपेसिटी है वो हम कम कर दे रहे हैं. सो नाउ जो पहले 75% इक्विटी मार्केट में एंड 25% डेट एंड गोल्ड में था, अब हम उसको शिफ्ट करके 60% इक्विटी मार्केट एंड 40% डेट एंड गोल्ड में कर. एग्जैक्टली. जैसे एज बढ़ती है, रिस्क एपेटाइट कम हो जाती है. एग्जैक्टली. तो इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा कम करते जाइए. एग्जैक्टली. ट्रू. ओके. इट्स गुड प्लान. सो हम ये करते हैं, अब उनका जो 53 लाख इन्वेस्टेड था उसको भी हम हाफ कर देंगे. थोड़ा अमाउंट डाल देंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, और थोड़ा अमाउंट डाल देंगे हम डेट इन्वेस्टमेंट्स में. एंड उनकी 18,000 की जो हम इन्वेस्टमेंट SIP चालू रख रहे हैं, उसमें से करीबन 10,800 हम डालेंगे इक्विटी में, 7,200 हम डालेंगे गोल्ड एंड डेट में. Okay. So this will go on for the next 10 years. So 10 years के एंड में उनके हाथ में टोटल जो कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा वो कितना क्रिएट हो जाएगा? इक्विटी का कॉर्पस उनका क्रिएट हो जाएगा अराउंड 90 lakhs. ओके. और डेट एंड गोल्ड का कॉर्पस उनका हो जाएगा अराउंड 75,50,000. ओके. एंड इसमें हमने रेट ऑफ रिटर्न्स भी वही 10% और 8% ही सेम रेट ऑफ रिटर्न्स पकड़े हुए हैं, तो टोटल उनका कॉर्पस 1,65 lakhs के आसपास हो जाता है. ओके. सो अब हम दिखाएंगे आपको थोड़ा सा जादू. अगर आप सुन रहे हैं तो हम आपको सुनाएंगे थोड़ा सा जादू. अब इस 1,65 लाख के साथ, नाउ दैट ही इज रिटायर्ड और उनकी और कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते. सो ही विल इन्वेस्ट ऑल ऑफ दिस अमाउंट इन अ वेरी सेफ डेट फंड जो AA रेटेड सिक्योरिटीज या AAA रेटेड सिक्योरिटीज में ही डील करता है. ओके. एंड वो उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर देंगे चालू, ₹1,00,000 महीना. एग्जैक्टली. ओके. तो उन्होंने एक साथ 1,65 lakhs एक अच्छे डेट फंड में पार्क कर दिए. करेक्ट. उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मंथली उन्होंने मंथली 1-1 लाख रुपए लेना चालू कर सो दैट वो अपनी सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, EMI भी भर सके और आराम से जी सके. करेक्ट. एग्जैक्टली. सो 1 लाख रुपए अब हर महीने आ जाएंगे उनकी जेब के अंदर. एंड उनका जो इन्वेस्टमेंट पार्क किया हुआ था, नाउ इज द टाइम फॉर द मैजिक एक्ट.
आफ्टर 30 years हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिलहाल 30 years लेके ही चल रहे हैं, 85 years तक, विच इज द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। तो 85 years के टाइम पे उनका कॉर्पस, इवन दो इन्होंने 1 लाख रुपए हर महीने निकाला, 30 साल तक के लिए, 30 साल तक के लिए हर महीने 1 लाख, तो उनका एंड में कितना बचेगा एट द एज ऑफ 85? इट्स एन अनबिलीवेबल नंबर, 3 करोड़ रुपए भाई साहब। 3 करोड़। 85 years उनके पास स्टिल इतना पैसा विड्रॉ करने के बाद भी 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस उनके पास हाथ में होगा भाई साहब। और अपना घर भी खड़ा हो गया होगा, घर भी खड़ा हो गया है, बच्चों के लिए 3 करोड़ छोड़ के भी जा सकते हैं भाई साहब। और अगर इससे भी ज्यादा लंबे जी गए तो ये 3 करोड़ का अमाउंट और भी बड़ा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, दैट इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। अब तो ये जलेबी कैसे बनी मुझे जरा समझाइए। मेरे को लगा तुम भूल गए होगे, नहीं, तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। बट एनीवे, ओके, सो इन्वेस्टमेंट जलेबी की तरह इसलिए होती है कि जब आप जलेबी बनाते हैं तो शुरुआत के थोड़े टाइम तक के लिए तो गरम तेल के ऊपर आप खाली सर्कल बना रहे होते हैं। आपको अभी तक कोई मीठा टेस्ट नहीं हुआ, आपको अभी तक कोई मजा नहीं आया, आपको सिर्फ अभी गर्मी लग रही है और आप सोच रहे हैं कि मुझे जलेबी खानी थी तो मैं जलेबी खुद ही क्यों बना रहा हूँ गरम तवे के पास में खड़े होके। बट जब वो जलेबी बन जाती है, तल जाती है और आप उसको चाशनी में डुबो के निकालते हैं तो भाई साहब तब जो आपको अलग मजा आता है अपनी मेहनत का, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। समझ में आ गया भाई, Right? ये जो 3 करोड़ रुपए जो 85 years के बाद भी बचे हुए हैं ना, जलेबी है, वो जलेबी ही है आपके लिए। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहनी है। आपको अपना काम करना है, अपनी सेविंग्स करनी है और अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है। और एंड में आपको जो जलेबी का स्वाद आएगा भाई साहब, मजे ही आ जाएंगे आपको उस टाइम पे। और ये वो जलेबी है जो डायबिटीज वाला इंसान भी खुशी से खा सकता है। एग्जैक्टली। So this was our podcast for the day. I hope आपने ये चीजें सुनी और इससे आपने थोड़ा ज्ञान लिया। But we have a small disclaimer before we sign off. Actually, this is a customized plan for this particular individual. इसको copy paste नहीं करना है। सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, सबके गोल्स अलग होते हैं, सबकी इनकम अलग होती है। Correct. तो बेस्ड ऑन दैट आपका टेलर्ड प्लान स्केच होगा। सो प्लीज ये प्लान को कॉपी पेस्ट मत करिए। आपके गोल्स, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आप वो हिसाब से प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। आस्क हिम कि वो आपको एक टेलर्ड प्लान बना के दे। Exactly. If you don't have a financial consultant near you, तो you can basically just drop down your email in the comment section if you want, या फिर अगर आप ये चीज YouTube पे देख रहे हैं तो हम नीचे अपना email ID भी डाल देंगे। एंड आप अपने क्वेश्चंस, आप अपने नीड्स, आप अपने प्लानिंग नीड्स हमको ईमेल कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एज मच एज वी कैन विद एज मच इंफॉर्मेशन दैट वी कैन। आई एम बैक एज प्रोमिस्ड। आई होप वो वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिला हो एंड यू गॉट सम गुड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। एंड I'll end the video with my usual rant कि प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लाइक नहीं किया है तो प्लीज करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो। एंड यू कैन फॉलो मी on Instagram as well, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस उसको आप कमेंट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी पर्सनली तो Instagram पे भी मुझे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Adios.